हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार यह काल साहित्य में रूप तत्वों के विवेचन के लिए और काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति से निरूपण करने के लिए हिंदी काव्य का चरमोत्कर्ष काल है। इस समय को विभिन्न विद्वानों ने अपनी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न नाम दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने काव्य रीतियों की बहुलता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा है। अलंकारों के प्रयोग की अधिकता के कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा है और श्रृंगार रस की अधिकता के कारण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीतिकाल में प्रेम का वर्णन श्रृंगारिक रूप से हुआ। काव्य में प्रेम ने ऐहिक रूप लिया। इस समय के कवियों ने समयानुसार प्रेम की अभिव्यक्ति में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मिश्रण किया। इस समय के साहित्य में काव्य की रीति की प्रमुखता रही और श्रृंगार रस रचनाएं अधिक हुईं। रीतिकाल की परिस्थितियाँ। किसी भी काल का साहित्य उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रीतिकाल का साहित्य भी अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से अछूता न रह सका। इस समय देश और समाज, राजाओं और नवाबों और सामंतों का वर्चस्व था। कवि अपनी जीविका का साधन काव्य रचनाओं को मानने लगे थे। कवि राजाश्रित थे, अतः वे अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुसार उनके मनोरंजन के साधन के रूप में काव्य की रचना करते थे। रीतिकाल का समय मुगलों के वैभव और पराभव का समय था। अंग्रेजी शासन देश में अपना आधिपत्य जमा रहा था। सामंतवाद का बोलबाला था। नारी को निजी संपत्ति समझा जाने लगा था। अतः कवियों ने अपने साहित्य में सुरा, सुंदरी और सुराही को अधिक महत्व दिया और अपना काव्य कौशल उसी के वर्णन में तथा काव्य पद्धतियों के वर्णन में दिखाया। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। श्रृंगार रस का वर्णन। प्राचीन आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। इन कवियों ने भी शासकों की विलासी प्रवृत्ति के कारण नायक नायिका की प्रणय परक चेष्टाओं और मनोभावों के सूक्ष्म चित्रण के लिए श्रृंगार रस का उपयोग किया। श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का संयोग और वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण किया। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इस समय के कवियों ने काव्य में लक्षण ग्रंथों की रचना की। रस, अलंकार और काव्य रीति विषयक ग्रंथों का निर्माण हुआ। तीसरा, भक्ति और नीति का वर्णन। इस समय के कुछ कवियों ने भक्ति और नीति परक रचनाएं भी लिखी। उनकी सामाजिक और दूसरी मानसिक शरण थी। वीर रस का प्रयोग। इस काल में कुछ कवियों ने वीर रसात्मक रचनाएं भी की हैं। इनमें पद्माकर कवि और कवि भूषण प्रमुख थे। प्रकृति चित्रण। इस समय प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप से किया गया। नायक और नायिका की मानसिक स्थितियों के अनुरूप प्रकृति का मनोमुग्धकारी और विदग्धकारी चित्रण हुआ। छठा, भाषा शैली। इस समय के कवियों की भाषा शैली की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया। काव्य को विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया गया। अलंकार ग्रंथों की रचना हुई। इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, प्रवाहात्मकता का प्रयोग हुआ। कोमल कांत शब्दावली के साथ साथ मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया गया। श्रृंगार के सागर को दोहा रूपी गागर में समाहित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार काव्य कला का वैभव रीतिकाल के साहित्य में प्राप्त होता है। रीतिकाल, कवि और साहित्य। रीतिकाल प्रमुख रूप से 3 धाराओं में विभक्त होता है। रीतिबद्ध काव्य धारा। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र की रीतियों का अनुकरण किया। इन धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों और लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण किया। ये आचार्य कवि कहलाए। कवि केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव भूषण और पद्माकर आदि कवि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। दूसरा, रीति मुक्त काव्य धारा। इस धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों को न मानकर स्वतंत्र तथा स्वांतः सुखाय काव्य रचना की। किसी भी लक्षण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया। इस धारा के अंतर्गत कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम आदि कवि आते हैं।
तीसरी धारा के अंतर्गत रीति सिद्ध काव्य धारा आती है। इस धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने केवल लक्ष्य काव्यों की रचना की, किंतु इनके लक्ष्य ग्रंथों का आधार पूर्व प्रचलित लक्षण ग्रंथ ही थे। इस धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और साहित्य। इस काल के प्रमुख और प्रवर्तक कवि केशवदास हैं, जिन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि की रचना की। कवि भूषण ने शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक आदि की रचना की। कवि घनानंद ने सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार आदि की रचना की। कवि रसखान ने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका आदि की रचना की। बिहारी लाल ने रसराज श्रृंगार को सागर रूपी विस्तृत रूप को दोहा रूपी गागर में समाहित करने का प्रयास करते हुए बिहारी सतसई की रचना की। अंततः हम ये कह सकते हैं कि रीति के संकीर्ण क्षेत्र में रहकर भी इस काल के कवियों ने अपनी भावानुभूति, रसात्मकता, कला कौशल, संगीतात्मकता और रस प्रयोग एवं भाषा संगठन का सुंदर परिचय दिया है। इन कवियों की काव्य कला को कला के ही रूप में देखा है, काव्य सौंदर्य साधना को अपना चरम लक्ष्य माना है।